स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल। और आज का यह वीडियो सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th की हिस्ट्री के पहले चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के नोट्स के एक्सप्लेनेशन की सीरीज का यह 5वां पार्ट है। इसके पहले के जो भी टॉपिक्स हैं, प्रीवियस टॉपिक्स पे हमने 4 वीडियो और बनाए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट से आप उसे देख सकते हैं। इस वीडियो में हमने जो इसका सब टॉपिक है विजुअलाइजिंग द नेशन, इससे जुड़े सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को इस वीडियो में मैंने शामिल किया है। इसका हमने नोट्स बनाया है और नोट्स में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस छिपे हुए हैं उसको हमने इसमें हाईलाइटेड किया हुआ है। तो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखें तो इस टॉपिक से आने वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या वन वर्ड क्वेश्चन या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, आप सारे तरह के प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हो जाएंगे। इसमें हमने उन सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया है जो एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर दें। और यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। आइए शुरू करते हैं। विजुअलाइजिंग द नेशन, राष्ट्र को कैसे विजुअलाइज किया गया इसकी चर्चा इसमें करेंगे कि कैसे नेशनलिज्म को बढ़ाने के लोगों ने नेशंस को विजुअलाइज किया, राष्ट्र को एक नया रूप दिया, राष्ट्र को एक काल्पनिक आकार दिया। आइए देखते हैं। पहला पॉइंट कहता है, इन द 18th and 19th centuries आर्टिस्ट रिप्रेजेंटेड ए कंट्री एज ए पर्सन। 18th और 19th सेंचुरी में, 18वीं और 19वीं शताब्दी में जो कलाकार थे उन लोगों ने देश को एक व्यक्ति के रूप में रिप्रेजेंट किया, एंड नेशंस एज फीमेल फिगर्स, एंड द फीमेल फिगर बिकेम एन एलेगरी ऑफ द नेशन। और राष्ट्र को व्यक्ति के रूप में, मुख्य रूप से एक फीमेल फिगर के रूप में, एक महिला की आकृति के रूप में रिप्रेजेंट किया गया आर्टिस्टों के द्वारा। और यह फीमेल फिगर जो थी वह एक एलेगरी बन गई। आगे लिखा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलेगरी? व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, जब एक काल्पनिक विचार को, फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल के लिए ग्रीड, एनवी, फ्रीडम या लिबर्टी, व्हेन इट इज एक्सप्रेस्ड थ्रू ए पर्सन और ए थिंग, जब इन विचारों को, चाहे वो ग्रीड हो या एनवी हो या फ्रीडम हो या लिबर्टी हो या ऐसे और भी विचार हैं जो काल्पनिक हैं, एब्स्ट्रैक्ट हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते, जिनका कोई रूप नहीं है, जब उसको किसी व्यक्ति या वस्तु के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है तो इसको कहते हैं एलेगरी। एन एलेगरिकल स्टोरी हैज़ 2 मीनिंग्स। एलेगरिकल स्टोरी की 2 मीनिंग होती हैं, वन लिटरल एंड वन सिम्बॉलिक। एक इसकी मीनिंग होती है लिटरल, शाब्दिक अर्थ इसका होता है, और दूसरा होता है सिंबॉलिक, सांकेतिक अर्थ। दूसरा पॉइंट कहता है, ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान, फ्रांस की क्रांति के दौरान, आर्टिस्ट यूज द फीमेल एलेगरी टू पोर्ट्रे आइडियाज सच एज लिबर्टी, जस्टिस एंड द रिपब्लिक। जब फ्रांसीसी क्रांति हुई उस समय वहाँ के कलाकारों ने फीमेल एलेगरी का इस्तेमाल किया, महिलाओं के एक चित्रित स्वरूप को उन्होंने इस्तेमाल किया, लिबर्टी, जस्टिस और रिपब्लिक जैसे आइडियाज को, विचारों को रिप्रेजेंट करने के लिए, उनका एक रूप दिखाने के लिए। लिबर्टी इज रिप्रेजेंटेड एज ए रेड कैप। आपको याद होगा कि लिबर्टी को रेड कैप के रूप में रिप्रेजेंट किया गया था, और द ब्रोकन चेन या टूटी हुई जंजीरों के रूप में, ब्रोकन चेन के रूप में लिबर्टी को दिखाया गया। इसका एक सिंबल था, ये सिंबॉलिक था कि ब्रोकन चेन की मीनिंग हो गई कि लिबर्टी, अब हम आज़ाद हुए, या रेड कैप भी लिबर्टी की एक पहचान थी। जस्टिस, ए ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन कैरिंग ए पेयर ऑफ वेइंग स्केल्स, और न्याय को दिखाने के लिए एक आंख पे पट्टी बंधी हुई महिला का एक बनाया गया फिगर जो हाथ में एक वेइंग स्केल ली है, तराजू ली हुई है। आज भी आप देख सकते हैं कोर्ट में न्याय की देवी के रूप में इसी फिगर का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3, इन फ्रांस सी वाज क्रिस्टेंड मैरियन। फ्रांस में जो फीमेल एलेगरी इस्तेमाल की गई
लोगों के बीच नेशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए, नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसका नाम था क्रिस्टेंट मैरियना, ए पॉपुलर क्रिश्चियन नेम। यह एक लोकप्रिय क्रिश्चियन नाम था, विच अंडरलाइंड द आइडिया ऑफ पीपुल्स नेशन, जिसने पीपुल्स नेशन, जनता के राष्ट्र के विचार को एक नया स्वरूप दिया। Point number 4. Statues of Mariana were erected in public squares to remind the public of the national symbol of unity and to persuade them to identify with it. फोर्थ पॉइंट के अनुसार जो मैरियान की स्टैचू थी, जो उसकी मूर्ति थी, वो लगाई गई पब्लिक स्क्वायर्स पे, सार्वजनिक चौराहों पे, ताकि लोगों को एक राष्ट्र के प्रतीक के रूप में उस चिन्ह को देख करके, इस मैरियान को देख करके राष्ट्रीय एकता की याद लोगों के मन में बनी रहे और लोग या देश की जनता राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में इसको याद करती रहे। और क्या किया गया? एंड टू परसुएड देम टू आइडेंटिफाई विथ इट। और इतना ही नहीं, वे सभी अपने आप को इस मैरियान के स्टैचू के साथ जोड़कर अपने को देखें, अपने को राष्ट्र की एकता के एक अंग के रूप में देखें। मैरियान इमेजेस वेर मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टैम्प्स, और मैरियान की जो इमेज थी वो बनाई गई सिक्कों पे और स्टैम्प्स पे। और याद रखें कि मैरियान की जो इमेज बनाई गई उसमें रेड कैट या ट्राई कलर, इन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया था ताकि लोगों को एक सिंबॉलिक मैसेज दिया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, सिमिलरली जर्मेनिया became the allegory of the German nation। बिल्कुल जिस तरह से फ्रांस में क्रिस्टेंट मैरियान बनी एक पॉपुलर नेम, नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक इमेज के रूप में, वैसे ही जर्मनी में जर्मेनिया बन गई एक एलेगरी, एक रूपक बन गई जो जर्मन नेशन को रिप्रेजेंट करती थी। इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन जर्मेनिया वियर्स ए क्राउन ऑफ ओक लीव्स एज द जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म। जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन था जर्मेनिया का, जो उसका प्रत्यक्ष स्वरूप दिखता था, उसमें जर्मेनिया ओक लीव्स के क्राउन को पहनती है। और ओक लीव जो है यह जर्मनी में हीरोइज्म के लिए, बहादुरी के लिए जाना जाता है। तो जर्मेनिया को ओक लीव का क्राउन पहनाने का मतलब था एक बहादुरी को रिप्रेजेंट करना। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे नेशंस को विजुअलाइज किया गया। हर देश के लोगों ने अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग फीमेल फिगर का इस्तेमाल किया। फ्रांस में ये नाम था क्रिस्टेंट मैरियान और जर्मनी में ये नाम था जर्मेनिया। और बिल्कुल ऐसे ही हमने देखा जस्टिस के लिए ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन जो एक वेइंग स्केल को हाथ में लिए हुए है। तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया गया एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, ऐसे आइडियाज़ को जिनका कोई रूप नहीं था उस रूप को दिखाने के लिए विशेष रूप से फीमेल फिगर का इस्तेमाल किया गया। दूसरा पॉइंट है नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। तो थोड़ा सा आपको समझा दें कि राष्ट्रवाद का सामान्य अर्थ हम ये जानते हैं कि अपने देश के प्रति असीम श्रद्धा। जब एक भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले सभी लोग आपस में एक दूसरे को अपने जैसा समझते हुए, अपनी कॉमन आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करते हुए, अपने कल्चरल हेरिटेज और अपने पास्ट को एक साथ शेयर करते हुए जब एक यूनिट के रूप में काम करते हैं, तो ये इमोशन जो है, यह जो सेंस है, इसको नेशनलिज्म कहा जा सकता है। इसमें अपने देश के प्रति लोगों के मन में एक श्रद्धा भाव होती है। और जो इम्पेरियलिज्म है, जो साम्राज्यवाद है, ये क्या है कि जब नेशनलिज्म नैरो हो जाती है, अर्थात जब आप दूसरे देश के या दूसरे रीजन के बारे में ना सोच करके उसके कॉस्ट पर अपना एक्सपेंशन करने का प्रयास करें। जब कोई राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को जीत कर अपना विस्तार करने का प्रयास करे, ये है नैरो नेशनलिज्म, ये है इम्पेरियलिज्म, साम्राज्यवाद। जब साम्राज्य का विस्तार करने का प्रयास किया जाए तो वो है साम्राज्यवाद अर्थात इम्पेरियलिज्म। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक में विशेष बातें क्या हैं। पहला पॉइंट कहता है बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर तक
nationalism no longer retained its idealistic liberal democratic sentiment of the first half of the century. 19th सेंचुरी का जब लास्ट क्वार्टर आया, उस समय तक राष्ट्रवाद अपने पुराने आदर्शवादी विचारधारा के साथ जुड़ के नहीं रह सका। जो इसका लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट था फर्स्ट हाफ के दौरान इस सेंचुरी के, वो इसका सेंटिमेंट अब नहीं रह गया, बट बिकेम ए नैरो क्रीड विथ लिमिटेड इंड्स। बल्कि अब जो राष्ट्रवाद था, अब जो नेशनलिज्म थी, वह एक संकीर्ण सिद्धांत बन के रह गई, जिसके जो लक्ष्य थे वो बिल्कुल सीमित थे। पहले इनका विचार जो था वो जनतांत्रिक था, और अब ये उस जनतांत्रिक स्वभाव से काफी दूर जा चुके थे। इनका उदारवादी लोकतांत्रिक जो सिद्धांत था उसको अब ये छोड़ चुके थे, और अब ये एक सीमित उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए एक संकीर्ण सिद्धांत वाले बन चुके थे। Nationalist groups became increasingly intolerant of each other and ever ready to go to war. जो नेशनलिस्ट ग्रुप के लोग थे, जो राष्ट्रवादी समाज या राष्ट्रवादी समूह के लोग थे, अब वो पहले की तुलना में और अधिक इनटॉलरेंट, अनुदार हो गए थे। मतलब एक दूसरे के प्रति जो उनकी उदारता थी वो समाप्त हो गई थी, और यहाँ तक कि अब वो एक दूसरे से लड़ने को भी तैयार थे। पॉइंट नंबर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान सुनेंगे इसको। द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वाज द एरिया कॉल्ड द बाल्कन्स। 1871 के बाद यूरोप में जो नेशनलिस्ट टेंशन का सबसे बड़ा एरिया था वह था बाल्कन। बाल्कन क्या है आइए जानते हैं, ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन हमेशा आते रहे हैं, तो आप इसको ध्यान सुनिएगा। द बाल्कन्स वाज ए रीजन ऑफ जियोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन। बाल्कन एक ऐसा क्षेत्र था जो कि भौगोलिक और एथनिक वेरिएशन, जातीय भिन्नताओं से भरा हुआ था। कंप्राइजिंग मॉडर्न डे रोमानिया, इसमें आज के कौन कौन से देश शामिल थे, वो हैं रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैकेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मॉन्टेनेग्रो। ये सभी उस समय बाल्कन के क्षेत्र में शामिल थे। whose inhabitants were broadly known as the Slavs, और यहाँ के जो मूल निवासी थे उनको स्लाव कहकर पुकारा जाता था। आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि बाल्कन्स के लोगों को क्या कह के पुकारते थे, तो आपका आंसर होगा स्लाव। और ये जो नाम दिए गए हैं रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, एटीसी के, ये सारे पार्ट थे बाल्कन के। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5। ए लार्ज पार्ट ऑफ द बाल्कन्स वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। बाल्कन का अधिकांश हिस्सा ऑटोमन एम्पायर के कब्जे में था। बट स्प्रेड ऑफ द आइडियाज ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म इन द बाल्कन्स, लेकिन जैसे ही बाल्कन्स के क्षेत्रों में रोमांटिक नेशनलिज्म के आइडिया का स्प्रेड हुआ, रोमानीवाद का वहाँ प्रसार हुआ, टुगेदर विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोसिव। और इसी के साथ साथ ऑटोमन एम्पायर के विखंडन की प्रक्रिया शुरू हुई। उस समय यह क्षेत्र और ज़्यादा एक्सप्लोसिव और ज़्यादा विस्फोटक हो गया। अर्थात बाल्कन्स के क्षेत्रों में रोमांटिक नेशनलिज्म के विस्तार के साथ साथ ऑटोमन एम्पायर के विखंडन की प्रक्रिया के कारण इस बाल्कन के क्षेत्र में माहौल और एक्सप्लोसिव हो गया और विस्फोटक हो गया। स्थिति हाथ से बाहर निकलने लगी। वन बाय वन, एक एक करके its European subject nationalities broke away from its control and declared independence। एक एक करके इस ऑटोमन एम्पायर के कब्जे वाले बाल्कन के क्षेत्र से जो इसके यूरोपियन सब्जेक्ट्स थे, जो इसके यूरोपियन छोटे छोटे राष्ट्र इसके कब्जे में थे, वो इससे टूट टूट के अलग होने लगे और अपने को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करने लगे। As the different Slavic nationalities struggle to define their identity and independence,
और जैसे जैसे अलग अलग स्लाविक राष्ट्रों ने संघर्ष करना शुरू किया अपनी पहचान और अपने इंडिपेंडेंस को असर्ट करने के लिए, द बाल्कन एरिया बिकेम एन एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट। तो यह बाल्कन का क्षेत्र एक बहुत ही इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट का क्षेत्र बन गया, एक बहुत ही गहन तनाव का क्षेत्र बन गया, जब यहाँ के अलग अलग स्लाविक नेशनलिटीज लोगों ने अपने इंडिपेंडेंस के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया। पॉइंट नंबर 8 कहता है, मैटर्स वेयर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज द बाल्कन्स ऑल्सो बिकेम द सीन ऑफ बिग पावर रिवेलरी। मामला और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया और भी जटिल हो गया, क्योंकि बाल्कन में बहुत बड़े बड़े जो बिग पावर थे उनकी दुश्मनी भी वहाँ पे अब दिखने लगी थी। जो बड़े बड़े यूरोपियन पावर थे वो भी अपना इंटरेस्ट लगे शो करने बाल्कन क्षेत्रों में, और उनकी दुश्मनी की वजह से वहाँ बाल्कन का माहौल और भी उग्र हो गया। 9th पॉइंट है, दिस लेड टू ए सीरीज ऑफ वार्स इन द रीजन एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वार। और इसी की वजह से इस क्षेत्र में लगातार कई युद्ध हुए, सीरीज ऑफ वार्स हुए, और अंततः इसी का परिणाम था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार की शुरुआत हुई। नेशनलिज्म अलाइंड विथ इंपीरियलिज्म लेड यूरोप टू डिसेस्टर इन 1914। जब राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद के साथ जुड़ गया तो इसका परिणाम ये हुआ कि यूरोप में एक डिसेस्टर, एक आपदा आई 1914 में, जिसे हम फर्स्ट वर्ल्ड वार के नाम से जानते हैं। पॉइंट नंबर 10, many countries in the world which had been colonized by the European powers in the 19th century began to oppose imperial domination। ऐसे बहुत से क्षेत्र थे दुनिया के, ऐसे बहुत से देश थे दुनिया के जो पहले यूरोपियन पावर्स के द्वारा कॉलोनाइज किए गए थे, जहां यूरोपियन पावर्स ने अपनी कॉलोनी बनाई थी। अब 19th सेंचुरी में ये जो उनकी कॉलोनीज थी, खास करके एशिया और अफ्रीका के देशों में, तो इन दोनों महादेशों के जो देश थे जहाँ पे यूरोपियन पावर्स की कॉलोनी बनी हुई थी, इन लोगों ने भी अब इंपीरियल डोमिनेशन का विरोध करना शुरू कर दिया। इन लोगों ने भी साम्राज्यवादी वर्चस्व का विरोध करना शुरू कर दिया। और 11th पॉइंट है, द आइडिया दैट सोसाइटीज शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू नेशन स्टेट्स केम टू बी एक्सेप्टेड एज नेचुरल एंड यूनिवर्सल। और यह आइडिया कि समाज का संगठन नेशन स्टेट के रूप में होना चाहिए, अब इसको प्राकृतिक रूप से और वैश्विक रूप से स्वीकार कर लिया गया। तो इस तरह से नेशन स्टेट की धारणा लोगों के मन में आने के बाद एक बहुत व्यापक स्तर पे परिवर्तन हुए, और दुनिया के देशों में, न केवल यूरोप में बल्कि और भी जो दूसरे कॉन्टिनेंट्स हैं, खास करके एशिया और अफ्रीका में, यहाँ पर भी इसका असर हुआ। और जो कॉलोनीज थी यूरोपियन पावर्स के जो अंडर में थी, उन्होंने भी इंपीरियल डोमिनेशन का अपोज करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर संपूर्ण हुआ। उम्मीद करते हैं कि जो 5 वीडियो हमने आपको दिए हैं बना करके इस सीरीज में, उसमें जो हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कवर किया है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल प्रूफ होंगे, और आने वाली परीक्षाओं में आपको इससे विशेष लाभ होगा। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमको ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।